आज हम कक्षा 6 हिंदी पीरियोडिक टेस्ट 2 के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बुक के चेंज होने के बाद आपका पहली बार PT2 एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए ये पेपर केवल एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी पोर्शन दिया गया है, जो भी सिलेबस दिया गया है, उसे बहुत अच्छी तरह से लर्न करें। सबसे पहले प्रश्न पत्र में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को उस हर कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। एंजेला की माँ एलेजेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उसके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। आपके प्रश्न पत्र में भी इसी तरह का कोई गद्यांश पूछा जाएगा। चलिए इसमें दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एंजेला लंदन के किस इलाके में रहती थी? पहला विकल्प है लंदन के पूर्वी इलाके में, दूसरा लंदन के पश्चिमी इलाके में, तीसरा लंदन के केजिंगटन इलाके में और अंतिम है लंदन के कोलोसियम इलाके में। यहाँ पर देखिए एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केजिंगटन में रहती थी, इसलिए तीसरा विकल्प सही विकल्प है। खा प्रश्न है, एंजेला के दोस्तों का क्या नाम था? राम और श्याम, स्मिथ और जॉन, मोहन और सोहन या फिर जेम्स और कीरा? गद्यांश में यहाँ पर देखिए उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था, इसलिए सही विकल्प है एंजेला के दोस्तों का नाम था जेम्स और कीरा। गा प्रश्न है, एंजेला की माँ एलेजेंड्रा एक डैश थी लेखिका। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, काव्यत्री, इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में देखिए एंजेला की माँ एलेजेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। सही उत्तर है डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता। घा प्रश्न है, एलेजेंड्रा किस परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी? पहला आसाम की नृत्य परंपरा पर, दूसरा कर्नाटक की नृत्य परंपरा पर, तीसरा उड़िया नृत्य परंपरा पर। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। सही उत्तर है असम की नृत्य परंपरा। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, वे सब मिलकर मनगढ़ंत खेल खेला करते थे। मनगढ़ंत का अर्थ गद्यांश से लिखिए। यहाँ पर लिखा है जिसे सोचा ना गया हो, सोचा समझा, कबड्डी या काल्पनिक। इस वाक्य में देखिए वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। मनगढ़ंत का अर्थ है काल्पनिक। सही विकल्प है चौथा काल्पनिक। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक प्रश्न आपका प्रश्न पत्र में गद्यांश से होगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह की, जिससे अमावस बनी पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। पहला प्रश्न है, कविता व कवि का नाम लिखिए। यहाँ पर पहली पंक्ति से आप समझ गए होंगे कविता का नाम क्या है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कविता का नाम है जलाते चलो और कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। दूसरा प्रश्न है, कवि क्या जलाने की बात करते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे कवि दुनिया में स्नेह के दिए जलाने की बात करते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर करता है होना चाहिए, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, बिना स्नेह के कौन से दिए जल रहे हैं?
यहाँ पर देखिए, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे। उत्तर हो जाएगा बिना स्नेह के संसार में विद्युत रूपी दिए जल रहे हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपसे वाक्य के रूप में या फिर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात वैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निहित का क्या अर्थ है? पहला अंधेरा, दूसरा सवेरा, तीसरा ढका हुआ और चौथा शामिल। सही उत्तर है शामिल। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, अमावस किसका प्रतीक है? अंधकार का, निशा का, निराशा का या सारे विकल्प सही हैं? अमावस इन सभी का प्रतीक है, इसलिए सही उत्तर है सारे विकल्प सही हैं। अभी तक आपके जो पेपर हो चुके हैं PT1 के और अर्धवार्षिक परीक्षा के, उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए आपके सिलेबस में जो भी पाठ दिया गया है उसमें दिए गए इस तरह के प्रश्नों को भी देखिएगा। एक साइड शब्द लिखा होगा और दूसरी साइड उसका अर्थ या संदर्भ, इन्हें आपस में आपको मैच करना है। नीचे दी गई तालिका में दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। पहला शब्द है अमावस। अमावस को मिलाएंगे 4 नंबर से। अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। दूसरा शब्द है पूर्णिमा। इसको 1 नंबर से मिलाएंगे। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अगला शब्द है विद्युत दिए। इसे मिलाएंगे 2 नंबर से। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। और अंतिम शब्द है युग। इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यहाँ पर प्रश्न है, पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। शब्द है पहला जसोदा। इसे मिलाएंगे यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। दूसरा शब्द है मधुबन। इसे मिलाएंगे मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। माता। इसे मिलाएंगे जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी या माँ से। और अंतिम शब्द है ग्वाल बाल। इसे मिलाएंगे पहले नंबर से गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। पहली पंक्ति है, बहाते चलो खाली स्थान, तुम वह निरंतर, नया, नाव या नौका। तो यहाँ पर होगा नाव। बहाते चलो नाव, तुम वह निरंतर। दूसरी पंक्ति है, कभी तो तिमिर का खाली स्थान मिलेगा, तट, तीर या किनारा। यहाँ पर होगा किनारा। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तीसरी पंक्ति है, रहेगा खाली स्थान पर दिया एक भी यदि, धरा, धरती या भूमि। यहाँ पर होगा धरा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि। और अंतिम पंक्ति है, कभी तो निशा को खाली स्थान मिलेगा, प्रातः, सुबह, सवेरा। यहाँ पर होगा सवेरा। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसके बाद प्रश्न पत्र में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मैया और भोर शब्द का पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द लिखो। दूसरा है, जलाए और पठाए शब्द के लिए तुकांत शब्द लिखिए। मैया शब्द का पर्यायवाची शब्द है जननी और भोर शब्द का है सवेरा। जलाए शब्द का तुकांत शब्द है बुझाए और पठाए शब्द का तुकांत शब्द है पायो। तीसरा प्रश्न है, भोरी और तिमिर शब्द का अर्थ लिखिए। अगला है, दयालु और आदर के विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द लिखें। अगला है, एक अनार 100 बीमार कहावत का अर्थ लिखिए। भोरी शब्द का अर्थ है भोली, तिमिर का है अंधेरा, दयालु शब्द का विलोम शब्द है निर्दयी, आदर का है निरादर, एक अनार 100 बीमार कहावत का अर्थ है कोई ऐसी एक चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हो। आपके पाठ में कई सारी कहावत दी हैं, उन्हें भी देखिए। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, इनमें आपको संज्ञा छांट कर लिखना है। पहला वाक्य है, श्री कृष्ण बहुत नटखट थे। और दूसरा है, दीवानी पद से त्यागपत्र देने की बात सुजान सिंह ने कही थी। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर नाम है श्री कृष्ण, ये संज्ञा है, और यहाँ पर है सुजान सिंह, ये संज्ञा है। व्याकरण का अंतिम प्रश्न है, दिए गए वाक्यों से विशेषण छांट कर लिखिए। पहला वाक्य है, एंजेला बहुत बुद्धिमान थी। और दूसरा है, दीवान पद के लिए चुना गया व्यक्ति बहुत ईमानदार था। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। यहाँ पर बुद्धिमान एंजेला की विशेषता बता रहा है और
ईमानदार चुने गए व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, इसलिए पहले वाक्य में बुद्धिमान विशेषण है और दूसरे वाक्य में ईमानदार विशेषण है। आपके प्रश्न पत्र में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में आपको जो भी पोर्शन, जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न कराए गए हैं, उन्हें अवश्य लर्न करें। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिखे हैं, आपसे 3 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? दूसरा, बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे? तीसरा, कविता में अंधेरा या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? चौथा, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? अगला, समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? अगला, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, प्रयत्न किए? और अंतिम है, महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? यहाँ पर मैं इनके उत्तर नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी मैंने सभी चैप्टर के प्रश्न उत्तर की वीडियो में इन्हें डिस्कस किया है। इसके बाद आपको अनुच्छेद के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर संवाद के लिए। अनुच्छेद में आपसे पूछा जा सकता है बिहू पर अनुच्छेद लिखने को, मेरी माँ पर, या मेरे प्रिय खेल पर। और संवाद से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 मित्रों के बीच बाल दिवस के अवसर पर की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखे। यहाँ पर विषय आपके स्कूल के अनुसार होगा और प्रार्थना पत्र के लिए प्रश्न हो सकता है, अपने मामा जी की शादी में जाने हेतु प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, या फिर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र लिखे। इस तरह से इन प्रश्नों को देखने के साथ साथ आपके स्कूल में जो भी पोर्शन कराया गया है, जो भी रिवीजन कराया गया है, उसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। तो ये था हिंदी का एक सैम्पल पेपर। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।